जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के बाल विकास के प्रैक्टिस सेट के बारे में। बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 8 है, जिसमें से कंटेंट प्लस पैडागोजी दोनों प्रश्न हम लेते हैं, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम PYQ क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, विकास की जगह पर दिवस हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का यह महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। आपको करना क्या है, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना होगा। जैसे पहले का ए, दूसरे का बी, जो भी हो सीधा आप ऐसे लिखेंगे, उसको नीचे टाइप करते रहेंगे और लास्ट में आपको वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है ये, इसमें 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लिए गए जैसे आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। पहला प्रश्न है, विकास शीर्षगामी सिद्धांत क्या दर्शाता है। तो विकास का जो शीर्षगामी सिद्धांत है वो क्या दर्शाता है। क्या सिर से पैर की ओर होता है विकास, या विकास पैर से सिर की ओर होता है, या विकास पैर सिर से पैर की ओर। और ऑप्शन ए था आपका केंद्र से सिर की ओर। ऑप्शन डी है आपका विकास यादृच्छिक होता है। तो विकास कैसा होता है आपको ये बताना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, विकास कैसा होता है, विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। जो विकास होता है बच्चे का वो किधर से किधर होता है, सिर से पैर की ओर, ठीक है। बच्चा जब छोटा होता है तो अपने शरीर को संभाल नहीं पाता है, सिर्फ लेटा रहता है। धीरे धीरे वो उठकर बैठना सीखता है, अपने सर को संभालता है, मतलब सर जो उसका बार बार इधर उधर घूमता है, अपने सर को सीधा रखना सीखता है, फिर धीरे धीरे अपने आप को संभालता है और अंतिम में वो खड़ा होकर चलना सीखता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होता है। यहाँ पर शीर्षगामी होता है या आपका सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में केंद्रायण यानी कि सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है। यानी कि केंद्रायण बच्चा केंद्र कब करता है। तो सही विकल्प इसमें क्या जाएगा, क्या संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रांतिक अवस्था, मूर्त संक्रांतिक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रांतिक अवस्था। तो देखिए, जो जीन पियाजे थे इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, विकास संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, जिसमें से इन्होंने बच्चे की जो अवस्थाएं हैं उनको 4 अवस्थाओं में बांटा था। पहली थी आपका इंद्रजनित या संवेदीगामक अवस्था। दूसरी जो कि आपका संवेदी कितने से कितने चलती है, जन्म से 2 वर्ष चलती है। कितने से, जन्म से आपका 2 वर्ष, यानी कि 0 से 2 वर्ष। और ये चलती है आपका 2 से 7 वर्ष, ये चलती है आपकी 7 से 11 वर्ष। और ये जो है लास्ट की आपकी औपचारिक संक्रांतिक अवस्था, ये चलती है आपकी 11 से 15 वर्ष, ठीक है, 11 से 15 वर्ष लगभग। तो यहाँ पर केंद्रायण किस में हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, यानी कि पूर्व संक्रांतिक अवस्था, ठीक है। इसमें केंद्रायण होता है बच्चे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम को निम्न में से किससे अलग नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, जो लेवाइगोस्की थे इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, इन्होंने जो है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है। तो किससे इसमें अलग नहीं किया जा सकता। तो जो अवधारणा इन्होंने दी, अच्छा इन्होंने क्या क्या अवधारणाएं दी हैं। जैसे समाज के बारे में कहा है कि बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है, ठीक है। समाज की अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है बच्चा, वयस्कों के द्वारा सीखता है, ठीक है। और इन्होंने एसके फोल्डिंग, जिसको पाढ़ मचान ढांचा इत्यादि नामों से जानते हैं, उसकी अवधारणा दी है। जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में इन्होंने बताया है। अगर बच्चा खेलते समय खुद से बातचीत करता है तो व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच के बारे में इन्होंने बताया है। MKO के बारे में बताया है। तो इन चीज़ों के बारे में किसने बताया है, लेवाइगोस्की जी ने, ठीक है। तो यहाँ पर किससे अलग नहीं किया जा सकता। तो अवबोधन के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। क्या अवबोधन के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। पुनर्मरण के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। व्यवहार में मापने के योग परिवर्तन से तो इन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। सामाजिक के बारे में इन्होंने कहा है, सामाजिक संदर्भ के बारे में। तो किससे अलग नहीं किया जा सकता, तो समाज से इनको अलग नहीं किया जा सकता वाइगोत्स्की को, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और व्यवस्था बनाए रखने के आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं। तो देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें से इन्होंने कितने 3 स्तर दिए थे और 6 चरण दिए हैं, ठीक है। 3 स्तर 6 चरण दिए हैं। तो इसमें से पूर्व पारंपरिक या फिर पारंपरिक या फिर उत्तर पारंपरिक या फिर दंड एवं आज्ञाकारिता। तो देखिए, यहाँ पर व्यक्ति कानून और व्यवस्था बनाए रखने के आधार पर नैतिक निर्णय कैसे लेता है, मतलब कब लेता है।
तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी, पारंपरिक स्तर पर। पारंपरिक स्तर पर बच्चा जो होता है कानून और व्यवस्था बनाए रखने के नैतिक निर्णय लेता है। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो हैं इनकी उपेक्षा क्यों की जाती है? तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सिर्फ लगभग 4 या 5 वर्ष से जो है 15 वर्ष के सिर्फ लड़कों को लिया था, ठीक है, लड़कों को लिया था इन्होंने, लड़कियों को नहीं लिया था, ठीक है, लड़कियों को अपने इस सिद्धांत में शामिल नहीं किया था, इसलिए इनको जेंडरवादिता के कारण जो है इनकी उपेक्षा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए, एक समावेशी कक्षा क्या होती है? जब हमने कई बार हर प्रैक्टिस सेशन में ये क्वेश्चन लेते ही लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है समावेशी शिक्षा से। तो जब किसी स्कूल में यानी कि एक छत के नीचे एक ही क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे, जैसे आपके प्रतिभाशाली बच्चे हो गए, सामान्य बच्चे हो गए, पिछड़े हुए बालक हो गए, यानी कि सब तरह के बालक और दिव्यांग बालक, सभी बालक एक साथ एक छत के नीचे एक क्लासरूम में पढ़ते हों, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करते हो, तो वह होती है आपकी समावेशी शिक्षा। और इसमें किसी भी बच्चे को आप अलग नहीं कर सकते हैं, न छांट सकते हैं, न कक्षा से बाहर कर सकते हैं, न अलग कर सकते हैं, न ही दया दिखा सकते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना तो नहीं, केवल विशेष बच्चे नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना। तो आप जो है उनकी क्षमता के अनुसार जो है अलग अलग टीएलएम के माध्यम से ज़रूर पढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी भी आप बच्चों को अलग अलग बांट नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है, सभी बच्चों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीले शिक्षण तरीकों का उपयोग करना चाहिए। तो हाँ, हमने अभी आपको बताया कि जो सभी बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीला जो है शिक्षण तरीका, यानी कि अलग अलग टीएलएम का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे दृष्टिबाधित बालक है तो उसको ब्रेल लिपि के द्वारा जो है सिखाइए, ऑडियोग्राफ के द्वारा सिखाइए, और अगर जो है श्रवण बाधित है तो उसको दृश्य जो है देखने वाली सामग्रियों के द्वारा सिखाइए। उनको जो बोलते समय अपना मुंह सामने रखिए, होंठों के द्वारा वो आपकी होंठों को देख सकें कि क्या बोल रहे हैं, उनको लिख कर दिखाए, मतलब पढ़ाइए। और जो दिव्यांग और भी जो बालक हों, यानी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को पढ़ाया जा सकता है अलग अलग टीएलएम के माध्यम से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। विकलांग वालों के लिए पाठ्यक्रम अलग करना तो नहीं, आप ये नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक नर्तक या एथलीट में किस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है? तो देखिए, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में अलग अलग जो है लोगों के बारे में अलग अलग बुद्धियों के बारे में बताया हुआ है। तो क्या भाषाई बुद्धि होती है आपका, जो एक नर्तक यानी कि डांसर होता है या एथलीट होता है, उसमें क्या भाषाई बुद्धि होगी, तार्किक बुद्धि होगी, शारीरिक संवेदी बुद्धि होगी, या फिर स्थानिक बुद्धि होगी? तो ये भाषा जो होती है, ये भाषा किसकी होती है? तो भाषा ये जो राजनेता होते हैं, ठीक है, राजनीति वाले, ये इनमें होती है भाषिक बुद्धि, जो भाषण इत्यादि होती है। तो इनमें भाषिक बुद्धि खिलाड़ी या डांसर में नहीं होती है। तार्किक गणितीय बुद्धि जो होती है इंजीनियर में होती है, ठीक है, इंजीनियर में होती है, डांसर या खिलाड़ी में नहीं होगी। और आपसे कहा है कि शारीरिक गति में जो है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, तो हाँ बिल्कुल, चाहे डांसर हो चाहे खिलाड़ी हो, इसमें शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होती है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 किस प्रकार के अधिगम पर जोर देती है? तो क्या रटंत अधिगम पर? तो रटंत अधिगम जो है ये एक निगेटिव टैग वर्ड, चाहे एनसीएफ हो चाहे एनईपी हो, दोनों इसको गलत मानते हैं, ठीक है। ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम तो नहीं, पाठ्य पुस्तक या शिक्षक केंद्रित अधिगम नहीं होगा। कैसे से अधिगम होना चाहिए? तो बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला है आपका अनुभवात्मक शिक्षण यानी कि अनुभवात्मक अधिगम और वैचारिक समझ। तो हाँ बिल्कुल, जो आपका एनईपी 2020 हो या फिर हो आपका एनसीएफ 2005, दोनों अनुभव या रचनात्मक अधिगम पर अधिक जोर देते हैं, जिससे बच्चा करके खुद से सीखे, ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग या फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर देती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप ये भी ध्यान दीजिएगा, जो आपका एनईपी 2020 है इसका वर्तमान ढांचा क्या है? तो वर्तमान ढांचा 5+3+3+4, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें जो है ये प्री प्राइमरी इसको कह सकते हैं, ठीक है, प्री प्राइमरी, जिसमें से 3 साल का आपका आंगनवाड़ी होगा और कक्षा 1 एवं 2 होगा, ठीक है। 3 साल का प्री प्राइमरी और कक्षा 1 एवं 2। यहाँ पर क्या होता है? 3 का मतलब पहला 3 जो होगा यहाँ पर आपका 3, 4 और कक्षा 5 होगी। इसमें
कक्षा 6, 7 और 8 होगी, और यहाँ पर आपका 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा और 12 होगा, ठीक है। तो ये आपकी वर्तमान का ढांचा है NEP 2020 का, ठीक है। पूर्व ढांचा क्या था, तो पूर्व ढांचा जो है 10+2 का रहा है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। पहला वाला जो है प्री प्राइमरी स्कूल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ सीखने की प्रक्रिया में क्या दर्शाती हैं। तो देखिए, बच्चे की जो गलतियाँ होती है बेटा, वो हमेशा जो है सकारात्मक जो है शब्दावली है, ठीक है। अगर बच्चा सीखता है तो गलती करना स्वाभाविक है, ठीक है, तो उसको आप गलत नहीं मानेंगे। तो बच्चे की बुद्धि की कमी के कारण एरर होती है, तो नहीं, बच्चे की बुद्धि के कारण गलती नहीं होती है। सीखने में बाधा है, तो नहीं, सीखने में बाधा नहीं, सीखने में सहायक होती है त्रुटियाँ। अगला है आपका, बच्चों के चिंतन को समझने के लिए एक जो है खिड़की है या शिक्षा की असफलता है। तो देखिए, जो एरर होती है, बच्चे से गलतियां होती हैं, वो बच्चे के चिंतन को समझने के लिए एक खिड़की है, ठीक है। खिड़की का मतलब यह है कि बच्चा करना चाह रहा है, भले ही गलती कर हो गई, बच्चे से मानते हैं बच्चे से गलती हो गई, लेकिन बच्चे ने करना तो करना तो जारी किया, चिंतन तो उस बारे में किया, जिस चीज़ के बारे में लिखा है, जिसमें गलत किया हो उसके बारे में चिंतन तो किया है बच्चे ने, कुछ ना कुछ तो किया उसके बारे में। तो आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगी। शिक्षा की असफलता आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर क्या है। जेंडर, देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें भरनी है। एक जेंडर, एक अवधारणा किसकी है, जैविक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है या फिर सामाजिक है। और यहाँ पर जबकि लिंग एक डैश अवधारणा है, यानी कि यहाँ पर आप क्या भरेंगे और यहाँ पर आप क्या भरेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा कौन सा भरेंगे। पहले जैविक आएगा, फिर सामाजिक आएगा, फिर सामाजिक आएगा, फिर जैविक आएगा, फिर मनोवैज्ञानिक आएगा या जैविक आएगा, या फिर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आएगा। तो देखिए, जो जेंडर होता है बेटा, जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है, ठीक है। जेंडर क्या है, जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है, जबकि लिंग क्या है, ये एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है, ये जैविक अवधारणा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप किसके साथ जाएंगे, बी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जेंडर क्या है, तो जेंडर एक जो है सामाजिक अवधारणा है, ठीक है, जबकि सेक्स या लिंग जिसको कहते हो वो क्या है, तो वो जैविक अवधारणा होती है। नेक्स्ट है, रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है, प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, क्या छात्रों को फेल पास करना ना। तो देखिए, सीधा सीधा आप जानिए, जो रचनात्मक आकलन होता है, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें बच्चे का जो अधिगम है उसको देखना होता है कि बच्चा जो शिक्षण कर रहा है, अधिगम कर रहा है, उसकी प्रक्रिया क्या है, सही सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है। अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो उन गलतियों को सुधारना हमारा जो है असेसमेंट का काम होता है, आकलन का काम होता है। तो क्या छात्रों को फेल पास करना, नहीं, छात्रों को फेल पास करने का मतलब नहीं होता रचनात्मक आकलन का। बच्चों के प्रति कंपटीशन या स्पर्धा बढ़ाना, तो बच्चे के बीच में आप कभी कंपटीशन नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, बच्चे के बीच के कंपटीशन नहीं कराना होता है, ठीक है। अंतिम ग्रेड नहीं देना होता है, क्या अंतिम ग्रेड आपको नहीं देना होता है, इसलिए ऑप्शन डी भी कटेगा। क्या बचेगा, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में सुधार की प्रतिपुष्टि या फीडबैक का जो है प्रदान करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है। तो जो किसी व्यक्ति का या बच्चे का विकास होता है वो किसका परिणाम है, क्या उनके माता पिता का होता है, सॉरी उनका जो है कहाँ पर गया, ऑप्शन ए कह रहा है कि उनके पालन पोषण का। तो क्या उनके पालन पोषण का होता है या फिर उनकी आनुवंशिकता की बनावट होती है, केवल आनुवंशिकता गलत होता है, केवल हमने हमेशा बताया, केवल, सिर्फ और मात्र, ये सभी क्या होते हैं, सभी निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तीनों में केवल था, तीनों कट गए। आनुवंशिकता और वातावरण के निरंतर अंतर्क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। जो विकास होता है बच्चे का किसके द्वारा होता है, 50% आपकी आनुवंशिकता होती है, 50% आपका वातावरण होता है। कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा है कि ये योगात्मक होते हैं दोनों, की गुणात्मक होते हैं, मतलब आनुवंशिकता और वातावरण ये योगात्मक है कि गुणात्मक है। तो हमेशा आप क्या बताएंगे, ये दोनों गुणात्मक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक कारक यहाँ पर कहा है कि प्राथमिक कारक नहीं है। तो प्राथमिक कारक में कौन कौन आता है, जहाँ बच्चा जन्म लेता है और जहाँ पर अपना बचपन बिताता है, यानी परिवार, परिवार में कौन कौन होगा। तो परिवार में आपके जो है भाई बहन भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, ठीक है, और इनसे मिलकर क्या बनता है, आपका आपका परिवार बनता है। लेकिन जो आपका विद्यालय है, विद्यालय परिवार का हिस्सा नहीं होता है, ये दूसरा हिस्सा है, ठीक है। तो बच्चे का जो है समाजीकरण का गौड़ या द्वितीयक
कौन है, तो विद्यालय है। तो यहाँ पर पूछा था प्राथमिक कौन नहीं है, तो आपका विद्यालय नहीं था, विद्यालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विद्यालय जो है द्वितीय कारक है या गौड़ कारक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में परिकल्पना, निगमनात्मक चिंतन या निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम हो जाता है? तो निगमन बच्चा कब करता है? तो जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्था बताई, हमने आपको स्टार्टिंग बता रखा है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो निगमन बच्चा कब करेगा, ठीक है, निगमन बच्चा कब करेगा? तो जब बच्चा औपचारिक संक्रात्मक अवस्था में पहुंचेगा तो निगमन करेगा, यानी लगभग आप जब 9th-10th में पहुंचते हैं तो उस समय आपकी एज क्या होती है? लगभग तो 11 वर्ष से ऊपर होती है ना। तो 11 वर्ष से ऊपर हमने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, 11 से लगभग 15 के बीच में ये वाली एज होगी, तो बच्चा यहीं पर ना निगमन कर पाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉजिक के साथ करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर बच्चा कैसे सीखता है? तो यहाँ बच्चे इंद्रियों के द्वारा सीखता है, ठीक है, लाइट के प्रति सचेत हो जाता है। और वस्तु स्थायित्व का गुण जो है यहीं पर होता है संवेदीगामक में, ठीक है। अमूर्त रूप से बच्चा कब सीख पाता है, ठीक है, ये सॉरी मूर्त रूप से, यानी कि जो चीज़ सामने हो तो वो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में जाएगा, ठीक है। तो जब आप अवधारणाओं के साथ ये जो आपके विकल्प दिए होते हैं इनके साथ आप कनेक्ट करके सीखिए, लॉजिक के साथ सीखिए, तो आप सीख पाएंगे। रटना नहीं होता सीडीपी को, सीडीपी को क्या करना है, समझना है। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। क्या कह रहा है कि डिस्लेक्सिया से पीड़ित छात्र को मुख्य रूप से किसमें चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो देखिए हम आपको कई बार बता चुके हैं, डिस्लेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया, एडीएचडी हो गया, तो ये कई बार आपका पूछे जा चुके, एकदम रिपीटेड है। तो आप एकदम सामान्य सा उनको पहचान लीजिए। डिस्लेक्सिया का मतलब क्या होता है? चलिए अच्छा पहले इनके विकल्प देख लेते हैं। क्या संख्याओं की गणना से होता है? तो नहीं, संख्याओं की गणना से ये नहीं होगा, ठीक है। पाठ को पढ़ने और डिकोड करने में तो ये हो सकता है, ठीक है, ये हो यही होगा। और क्या ठीक से चलने में? तो ठीक चलने में डिस्ग्राफ जो है डिस्लेक्सिया नहीं होता है। ध्यान केंद्रित करने में क्या डिस्लेक्सिया ध्यान केंद्रित में होगा या बी में के साथ जाएगा? तो आप जल्दी से बताएं। तो देखिए जो डिस्लेक्सिया होता है वो पढ़ने से होता है, ठीक है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है, पढ़ने में समस्या होती है डिस्लेक्सिया में। और जो डिस्ग्राफिया होता है, ठीक है, डिस्ग्राफिया के अंतर्गत बच्चा जो क्या करता है वो लिख नहीं पाता है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ कैसे बनता है? तो हाथ से बनता है, हाथ का मतलब लिखना हो गया, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया से बच्चा क्या करता है, लिख नहीं पाता है। डिस्कैलकुलिया होता है, डिस्कैलकुलिया विकार, तो गणितीय क्षमता का मतलब गणितीकरण वो नहीं कर पाता है, कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। ध्यान और केंद्रित नहीं कर पाना एडीएचडी कहलाता है। और क्या क्या होते हैं सारे हमने आपको बता रखे हैं, आपको पढ़ा रखा है हमने डिस्लेक्सिया इत्यादि के बारे में। आप विस्तार से जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियोस हैं, चाहे आपको मैराथन वीडियोस देखनी हो या एनसीईआरटी का, जैसे आपका ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, एसएसटी हो गई, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, और संस्कृत हो गई, तो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग मैराथन, एनसीईआरटी नोट्स और जो है क्लासेस अलग अलग पढ़ी हैं, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण इसमें कौन सा है? क्या एक छात्र इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो परीक्षा में प्रथम आ सके? तो क्या ये किसी प्रकार की आंतरिक जो है मोटिवेशन होगा? तो नहीं, फर्स्ट आने के लिए कभी आप नहीं पढ़ते हैं। एक छात्र इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे अपने पिता से उपहार चाहिए, तो उपहार इत्यादि के लिए आप कभी नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक छात्र इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे विषय में रुचि है और उसे जानना चाहते हैं। तो हाँ, आंतरिक आपकी प्रेरणा या मोटिवेशन यही होगा कि बच्चा इसलिए पढ़ना चाहता है क्योंकि उसमें उस विषय में बच्चे को रुचि है और वह जानना चाहता है। तो आपका ये सेल्फ मोटिवेशन हो जाएगा या फिर आपका आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा है, एनसीएफ 2005 या एनईपी 2020 दोनों कहता है सीधा कि जो आपका शिक्षक होगा वो सहायक के रूप में होगा, सुविधादाता के रूप में होगा, मार्गदर्शक के रूप में होगा, ठीक है।
तो ऑप्शन यहाँ पर क्या क्या मिल रहे हैं आपको? ज्ञान का मात्र स्रोत होता है और तानाशाह होता तो नहीं, ज्ञान का एकमात्र नहीं होता है, बच्चे में भी ज्ञान होता है, ठीक है। एक सुविधादाता और मार्गदर्शक, तो हाँ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब हमने आपको हर बार बताया है यही चीज़ कि जो एक शिक्षक होगा वो हमेशा ऐसा माहौल क्रिएट करेगा बच्चे के लिए जिससे बच्चे अपने जो है अनुभव को व्यक्त कर सकें, अपने प्रश्नों को पूछ सकें। तो इस तरह का माहौल क्रिएट करना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार जब बच्चे अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए खुद से बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो हमने आपको जब क्वेश्चन नंबर शायद 3 था अभी इसी वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 था या 4 था ऐसा कुछ था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि वाइगोस्की ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। इसके फोल्डिंग बताई है इन्होंने, जेडपीडी इन्होंने बताई है, एमक्यू बताया है और प्राइवेट स्पीच बताई है। तो जब खुद बच्चा अपने आप से बात करे कुछ काम करते समय, पढ़ते समय, खेलते समय, चलते समय, तो क्या सामाजिक वाक है? तो नहीं है। अहम केंद्रित है? नहीं। मूक वाक है? नहीं। ये निजी वाक है, यानी कि प्राइवेट स्पीच है। बच्चा प्राइवेट स्पीच के जरिए क्या करता है? अपने कार्य को दिशा निर्देश देता है, ठीक है। यानी कि क्या कैसे करना है। आपको कई बार क्वेश्चन पूछा है कि धूप में एक बच्चा है वो कहता है अपने आप से कि धूप में कपड़े से सूखते हैं। धूप में कपड़े सूखने का क्या मतलब है? उस वो कहता है कि धूप में हम कपड़े डालेंगे तो सूखेंगे, मतलब कपड़े सूखेंगे, ठीक है। खेलते समय कई बार पूछा कि बच्चा खेल रहा है और खुद से बातचीत कर रहा है तो क्या है? तो ये प्राइवेट स्पीच होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो जो है आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि रचनात्मकता वाले जो है रचनात्मक के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या बंद अंत वाले? तो नहीं, बंद अंत से जो होता है कोई भी आपकी रचनात्मकता नहीं होगी। बंद अंत वाले प्रश्न पूछेंगे यानी कि फैक्ट टू फैक्ट होते हैं, इनका सटीक आंसर एक होता है। कई बार हमने आपसे कहा कि जैसे 1+1 अगर पूछोगे बच्चे से तो चाहे जिस बच्चे से पूछोगे हर बच्चा आपको 2 ही बताएगा। गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 2 ही बताएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, तो सब बच्चे यही बताएंगे। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है, तो सभी बच्चे वही बताएंगे। तो इससे बच्चे में किसी प्रकार की रचनात्मकता नहीं आएगी, ठीक है। छात्रों को पाठ्य पुस्तक के उत्तर नकल करने के लिए कहेंगे तो अगर सीधा आप उतार देना उसको छाप देना तो नकल से कभी बच्चे में रचनात्मकता नहीं आती है, ठीक है। रचनात्मकता या किसी असहमत को हतोत्साहित करके तो इससे रचनात्मकता नहीं है। रचनात्मकता कब आएगी? जब आप खुले अंत वाले यानी कि ओपन एंडेड प्रश्न को पूछें और विविध दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करें। यानी कि ये आउट ऑफ द बॉक्स होता है, इसको अपसारी चिंतन कहते हैं, ठीक है। अपसारी चिंतन कहते हैं यानी कि जिसके बहुत सारे उत्तर हों। तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जैसे हमने आपसे कहा कि मान लो दुनिया से पानी ख़त्म हो जाए तो क्या करोगे आप? आपके घर में 10 दिन लगातार पानी नहीं आया बच्चा, तो हर बच्चा अपना अलग अलग लॉजिक के साथ अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएगा, ठीक है। अगर भोजन ख़त्म हो जाए तो दुनिया के लोग कैसे रहेंगे? तो इस तरह से क्वेश्चन जब पूछोगे बच्चों से, ठीक है। यानी कि डीजल पेट्रोल ख़त्म हो जाए किसी चीज़ के बारे में, आतंकवाद कैसे ख़त्म किया जाए, बिना पैसे की ज़िंदगी कैसे रही होगी, मतलब ऐसे प्रश्न पूछे जिससे अलग अलग बच्चा अलग अलग चीज़ों को बताए, तो वो क्या हो जाएगा आपका ओपन एंडेड यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या विकास रेखीय प्रक्रिया है? जो विकास है तो क्या रेखीय प्रक्रिया है या फिर विकास केवल? तो देखिए जहाँ पर केवल आए वो हमेशा आप कट कर देना है, ठीक है। विकास को जहाँ पर केवल मात्रा है उसको क्या करेंगे आप? कट करेंगे, ठीक है। तो रेखीय प्रक्रिया है क्या? तो नहीं, रेखीय प्रक्रिया भी नहीं है। विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, तो हाँ बिल्कुल जो विकास होता है वो बहुआयामी होता है। आप इस बात का रखेंगे ध्यान, जहाँ पर विकल्प बहुआयामी मिलेगा वही आपका सटीक होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को किसका उपयोग करना चाहिए? तो यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको जो है आप पूरा करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? तो क्या मानकीकृत पाठ्यक्रम लाएंगे, ठीक है। क्या मानकीकृत पाठ्यक्रम लाना सही होगा या फिर विभेदित अनुशासन करना चाहिए या फिर आपका एक समान मूल्यांकन, एक समान शिक्षण विद्यालय का प्रयोग करेंगे या फिर
कठोर मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जब इस तरह के प्रश्न कभी भी आ जाए जहाँ पर आप फंस रहे हो, आपको क्वेश्चन भी ना समझ आए और आपको आंसर भी ना आ रहा हो, तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको एनिमेशन मेथड का प्रयोग करना होगा। एनिमेशन मेथड क्या होता है, तो आप निगेटिव जो होते हैं, निगेटिव वाले आपको कट करना होगा, तो ऑटोमेटिक आपका सटीक आंसर निकल कर आएगा। जैसे मानकीकृत, तो हमेशा हमने क्या कहा है आपको, मानकीकृत एक गलत है, मानक पर नहीं चलेंगे आप, ठीक है। विभेदित यानी कि विभेदित अनुसार अनुदेशन आप नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, विभेदित यानी कि अलग अलग बच्चों को कभी नहीं करेंगे, विभिन्न योग्यताओं विभिन्न विभिन्नता में बच्चों को अलग अलग आप नहीं करेंगे, ठीक है। कठोर तकनीकी का प्रयोग आप कभी नहीं करेंगे, तो एक समान शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जब आपसे पूछ रहा है कि विभिन्न वालों में, तो एक समान शिक्षण विधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आपके तीनों विकल्प आपके इनकरेक्ट थे, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक संवेग माना जाता है। तो प्राथमिक संवेग आप किसको मानेंगे, यानी कि पहला संवेग कौन सा होता है इसमें से, क्या गर्भ होता है, तो गर्भ जो है पहले नहीं आएगा, ठीक है। शर्म, शर्म बच्चे में जब आपका बच्चा किस अवस्था में हो, इंद्रिय कामक अवस्था, ठीक है, इंद्रिय कामक अवस्था या फिर संवेदी कामक अवस्था, तो उसमें न बच्चे में गर्व होगा, न शर्म होगी, न ही ईर्ष्या आएगी, बच्चे में भय रहता है, ठीक है, बच्चे में भय रहता है, यानी ये प्राथमिक संवेग होता है। बच्चा स्टार्टिंग में न शर्म करता है, न गर्व करता है, न ही ईर्ष्या करता है, लेकिन बच्चे में डर रहता है। बच्चे जैसे बच्चे को डराते हैं तो बच्चा डरता है, तो ये प्राइमरी यानी कि प्राथमिक संवेग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा में ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। तो संरचनावादी में देखिए, संरचनावादी क्लास में जब भी बच्चा ज्ञान का निर्माण करेगा तो अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा खुद इंक्लूड करके, मतलब खुद ही करके सीखता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन एक आ रहा है शिक्षक द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करके, तो नहीं, शिक्षक द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करके नहीं होगा, बार बार अभ्यास करने से, रटने के माध्यम से, ये निगेटिव हमने आपको बता रखा है, चाहे बार बार अभ्यास हो, अधिकतम अभ्यास हो या रटना हो, ठीक है, या कंठस्थ करना हो, कुछ हो, ये सब का होते हैं, निगेटिव होते हैं। अगला है आपका छात्रों और शिक्षक के बीच सामाजिक अंतःक्रिया के अन्वेषण के द्वारा। तो हाँ बच्चा, बिल्कुल ये आपका करेक्ट जाएगा, जो क्रिएटिविटी बालक होगा, ये छात्रों और शिक्षक के बीच सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ कर के तो नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है तो उनकी विशेषता क्या होगी, उनके सीखने की गति क्या धीमी होती है। तो प्रतिभाशाली की जो है उसकी धीमी गति नहीं होगी, बहुत तेज गति होती है, उसमें उच्च स्तर का सृजनात्मकता और मौलिक चिंतन होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी आगे भी जो है देखते हैं। तो ये कह रहा है वे आसानी से प्रेरित नहीं होते, तो ना, वो आसानी से प्रेरित हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। उन्हें सरल कार्य पसंद होते हैं, तो नहीं, सरल नहीं, उनको कठिन कार्य पसंद होते हैं, चुनौती वाले काम पसंद होते हैं, ठीक, प्रतिभाशाली बच्चों को। तो यहाँ पर विकल्प बी सही गया है। और देखिए, जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी, तो 140 प्लस होगी, ठीक है, 140 प्लस होती है इनकी बुद्धिलब्धि प्रतिभाशाली बालकों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन के लिए मुख्य बाधा क्या है। समावेशन के लिए मुख्य बाधा क्या है इसमें से, ठीक है। तो क्या लचीला पाठ्यक्रम है, तो लचीला पाठ्यक्रम कभी भी बाधा नहीं, ये आपका सही विकल्प होता है। तो इसमें पूछा था क्या नहीं है, तो आपको ये कट करना होगा, ठीक है। देखिए क्या पूछा था यहाँ पर, बाधा क्या है, मतलब बाधा को पूछा है, इसमें बाधा क्या है, तो आपका लचीला पाठ्यक्रम बाधा नहीं है। और सहायक शिक्षण सामग्री, तो ये भी आपका बाधा नहीं है। शिक्षक और साथियों के बीच नकारात्मक दृष्टिकोण और रूढ़िवादिता, ये आपका जो है ये नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब जो बाधा पूछा है, तो बाधा आपकी यही होगी। बाधा पूछा है ना कि बाधा कौन सा है, यहाँ पर देखिए प्रमुख बाधा क्या है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शिक्षक और साथियों के बीच नकारात्मक दृष्टिकोण और रूढ़िवादिता। नेक्स्ट है, कूदना, दौड़ना और सीढ़ियाँ चढ़ना किसके उदाहरण हैं। तो किसके हैं, सूक्ष्मगामक कौशल के हैं, स्थूलगामक कौशल के हैं, संज्ञानात्मक कौशल के हैं, फिर भावात्मक कौशल के हैं, ठीक है। तो ये किससे संबंधित हैं, तो ये क्या है, स्थूलगामक कौशल है। हमेशा आपसे पूछता है कूदना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, तो स्थूलगामक है, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल है।
और जो लिखना होता है ना, लिखना, ये आपका सूक्ष्मगामक कौशल है, यानी फाइन मोटर स्किल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, कूदना होगा, दौड़ना होगा, चढ़ना होगा, जिसमें बच्चे छोटे छोटे काम को करता है, शारीरिक मतलब चल करके या ऐसे कुछ करके, तो स्थूल होते हैं वे। सोच में क्या होते हैं, जैसे लिखना होता है तो सोच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 से कह रहा है, यह विचार कि बच्चे भाषा सीखने के लिए जन्मजात क्षमता यानी कि एलईडी के साथ पैदा होते हैं, यह किसने कहा है? जो विचार है ये किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने दिया, लेवाइगोस्की ने दिया, नॉन चॉम्स्की ने दिया, या फिर जीन पियाजे ने दिया है? तो देखिए, जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया वो किसने दिया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नॉन चॉम्स्की महोदय ने, ठीक है। नॉन चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, जिसमें भाषा सीखने का एक ही यंत्र होता है, एलईडी। तो ये बच्चे के मस्तिष्क में जन्म से होता है, ठीक है। तो ये कहा है किसने? नॉन चॉम्स्की महोदय ने, ठीक है। अच्छा, भाषा सीखना किस तरह का होता है? तो भाषा सीखना दो प्रकार का होता है, एक अर्जन, एक अधिगम। अर्जन क्या होता है? जो सामान्य तरीके से आप सीखते हैं किसी के बोलचाल माध्यम से सुन करके, तो जो है अर्जन है। अगर आप किसी वातावरण में सीखते हैं, विद्यालय इत्यादि में, अधिगम, वो अधिगम कहलाता है। अधिगम जो होता है वो एक अर्जित प्रक्रिया है, ठीक है, जो कि प्रयासपूर्ण जो है प्रयासों के द्वारा सीखी जाती है। सॉरी, थोड़ा सा गलत मिस्टेक हुई थी। जो अधिगम होगा वो प्रयास के द्वारा सीखी जाएगी, जो अर्जन होगा वो ऐसे सीखी जाएगी, ठीक है, स्वाभाविक प्रक्रिया से। नेक्स्ट है आपका, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन और वर्गीकरण के सिद्धांत को समझ लेता है? तो किस में समझेगा? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त में, या फिर औपचारिक में, या फिर संवेदीगामक में? तो संवेदीगामक में तो नहीं सीख सकता है, मूर्त में भी नहीं सीख सकता है, क्योंकि वर्गीकरण और संरक्षण दोनों को किस में सीख पाएगा बच्चा? आप जल्दी से बताएं। तो इसमें हो जाएगा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, यानी कि सामने से देखकर जब बच्चा सीखने लगता है तो ये वर्गीकरण और आपका संरक्षण के सिद्धांत को समझ लेता है, यानी कि मूर्त में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रगतिशील जिन्होंने करके सीखने पर जोर दिया, तो क्या जॉन डेवी, मारिया मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, या पेस्टोलॉजी? तो प्रगतिशील शिक्षा की बात आई है तो यहाँ पर हो जाएगा जॉन डेवी, ठीक है, जॉन डेवी। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? सॉरी, किसने कहा था? तो किशोर अवस्था होती है बच्चे की, ये किससे कितने तक होती है? तो लगभग ये 14 से 18 के आसपास होती है। और इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें कही। जैसे तूफान और जो है तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल ने कहा है, ठीक है, स्टेनले हॉल ने कहा है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन में क्या शामिल होता है? तो केवल मूल्यांकन क्या शामिल हो पाएगा? तो नहीं, केवल मूल्यांकन शामिल नहीं होता है, ठीक है, केवल मूल्यांकन शामिल नहीं होगा। छात्रों को ग्रेड या रैंक देना तो नहीं, छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में नियमित प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना, तो बिल्कुल जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है इसमें शामिल होता है। तो उनकी प्रगति के बारे में बताना, ठीक है, क्या होता है? उनके प्रगति के बारे में बताना, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सुधार, मतलब ऑप्शन सी आपका सटीक है, सही है। तो ये थे आपके सीडीपी के आज के 30 प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। आपने 30 में से कितने सही उत्तर दिए वो बताएं, और वीडियो कैसी लगी वो भी लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के बाद साथ, तब तक के लिए जय हिंद।